स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल क्या, अब हम एलिमेंट्स की बात करें, पीछे से एलिमेंट्स पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो एलिमेंट्स क्या है, 19वीं सेंचुरी तक सिर्फ कुछ एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एलिमेंट्स क्या होते थे, डिस्कवर होते थे, उनकी तादाद ज़्यादा होती थी। अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स की स्टडी करना एट अ टाइम साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट था, तो उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासीफाई कर दिया एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या हो सके, आसान हो सके उनकी स्टडी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया एलिमेंट्स को कि एक पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, जिस ताकि उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या है, इजीली स्टडी किया जा सके। अब हमारे पास जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जो प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास इसी फॉर्म में नहीं आ गया। इसके लिए क्या था, साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह से क्या किया था, उसको काम किया था। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट है, डब्राइनर था, न्यूलैंड, लदरमायर एंड मेंडलीफ, इन्होंने क्या किया, काम किया इस पे। बाद में क्या हुआ, इसको दोबारा से मॉडिफाई किया गया। सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आ जाते हैं इन साइंटिस्ट में, जो हमारे पास है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल इन 1869 में क्या किया था, तब हमारे पास जो से थे 63 एलिमेंट्स जो से थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो इसने क्या किया था, उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो सके, आसान हो सके। तो उसने क्या किया था, उन एलिमेंट्स को किस बेस पे, एटॉमिक मास की बेस पे क्या किया था, अरेंज किया था। ठीक है, उनका जो मास था उस बेस पे उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और उसको ने एक लॉ दिया था अपना पीरियोडिक लॉ, जिसका नाम था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, जो कि क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, जो हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है वो क्या है, किस पे बेस कर रही है, एटॉमिक मैस पे बेस कर रही है। ठीक है, कि क्या है, अगर हम एक सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3, नेक्स्ट जो 4 आ गया यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास सेम आ रहे हैं, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो एक खास इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनकी सेम रिपीट होंगी। इस बेस पे उसने क्या किया था, एटॉमिक मैस की बेस पे उनको पहले अरेंज किया, और बाद में उसने कहा कि इस अरेंजमेंट में क्या है, जो अरेंज किया है, जो एक ही वर्टिकल कॉलम्स में आ रहे हैं या आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स में, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो उसने क्या किया, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम थे उसने उनको वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स में अरेंज कर दिया, और जिनकी दूसरी तरह से सेम आ रही थी हॉरिजॉन्टल में, उस तरह उसने क्या कर दिया, पीरियड्स बना दिए। ठीक है, पीरियड्स में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी और ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम थी। तो इस तरह क्या हो गया, उन एलिमेंट्स की स्टडी क्या होगी, आसान होगी। इस तरह उसने क्या दिया था, ये एक अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। लेकिन उस वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे जिसको उसने अरेंज किया था। तो इसने जो पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें क्या थे, कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे। अब वो डिफेक्ट्स क्या थे, सबसे मेन डिफेक्ट जो आ जाता है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मैसेज उनके क्या थे, डिफरेंट थे। अब उसने अरेंज ही एटॉमिक मैस पे किया था। अब एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मैसेज ही डिफरेंट थे, वहां पे वो उनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता था। दूसरा जो इसमें डिफेक्ट आ जाता है वो है, उसने अरेंज किया था एटॉमिक मैस की बेस पे। ठीक है, उसने एक दो एलिमेंट थे हमारे पास, एक कॉपर है, एक जिंक है। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर जो था 29, जिंक का 30। अब उसने एटॉमिक मैस की बेस पे इसको अरेंज किया था, लेकिन कॉपर का जो एटॉमिक मैस था वो ज्यादा था, कम था एज कम्पेयर टू जिंक। जबकि जिंक, कॉपर का जो सा था एटॉमिक मैस वो ज्यादा था, जिंक का कम था। लेकिन उसने कॉपर को पहले प्लेस कर दिया, जिंक को बाद में प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन वो इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सका कि उसने कॉपर को पहले क्यों अरेंज की पोजीशन दी, जिंक को बाद में क्यों पोजीशन दी। तो बाद में जाके जो एटॉमिक मैस की बेस पे जो उसने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, वो क्या हो गई थी, उसको जो सा वो जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से इसका ये जो पीरियोडिक लॉ था ये क्या हो गया, ये डिसमिस हो गया। उसके बाद जो सा था 1913 में जाके दोबारा से मोजले ने क्या किया, तब जाके एक्सरेज जो सी थी डिस्कवर हुई थी। एक्सरे की डिस्कवरी के बाद मोजले ने जो सा था वो प्रपोज किया कि ये जो एक्सरेज हैं ये रिलेट होती हैं एटॉमिक नंबर से। ठीक है, तो इस बेस पे उसने क्या कर दिया, एक नया लॉ दे दिया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। यानी अगर हम एलिमेंट्स को पहले उसने एटॉमिक मैस की बेस पे किया, बाद में उसने उसी के क्या किया, उल्ट कर दिया, एटॉमिक नंबर की बेस पे उसने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। और उसने कहा कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एक खास इंटरवल के बाद क्या है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। उस बेस पे उसने क्या किया, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब उसने अपना ये लॉ दे दिया। बाद में क्या हुआ,
उसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, मोज़ले का ही है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन उसको बाद में मॉडिफाई किया था बोहर ने मॉडिफाई किया, लेकिन उसके बाद दोबारा से इन 1984 में IUPAC ये एक एसोसिएशन है जो कि क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक एसोसिएशन है जो क्या करती है, एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी क्या करती है, स्टडी करती है। तो इसने क्या किया था, ये जो बोहर ने मॉडिफाई किया था पीरियोडिक टेबल, इसी को उसने क्या किया था, इसकी लाइट्स में दोबारा उसे उसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। और उसको क्या किया गया था, उसमें जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स को पहले नेमिंग दी गई थी, डिफरेंट कम थे, बाद में एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद उन एलिमेंट्स को जो सा था 1 to 18 ग्रुप्स में क्या कर दिया गया था, क्लासीफाई कर दिया गया था। नेक्स्ट अब हमने पढ़ने हैं इसी जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसकी खसूसियात क्या है, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसकी फीचर्स आ जाती है, जो खसूसियत आ जाती है, ये क्या है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेकंड आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया है, तो एटॉमिक नंबर ही उनका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे क्या किया गया था, अरेंज किया गया था। तीसरी आ जाती है चेंजेस इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया गया था, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया गया था। तो अब यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो अगर कोई चेंज आ रहा है प्रॉपर्टी में तो वो हमें क्या है, क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टीज आ जाती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था कि एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गई है, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, जबकि राइट साइड में हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें उसने क्या किया था, मेटल्स को सेपरेट कर दिया था फ्रॉम नॉन मेटल्स। पांचवा जो हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स उनसे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको भी सेपरेट में, अब मेटल्स एक साइड पे है, नॉन मेटल्स दूसरी साइड पे, तो सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं जो उसने क्या किए थे, पीरियोडिक टेबल में साइड नीचे दो ग्रुप्स पीरियड्स बना दिए थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। अब चौथी जो इसमें छठी इसमें जो खसूसियत आ गया वो है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को उसने ग्रुप 1 में फर्स्ट पोजीशन दे दी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है वो हाइड्रोजन है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा, फर्स्ट ग्रुप को नाम दे दिया गया अल्कली मेटल्स का, ठीक है। अब ये किससे रिजेंबल करता है, अल्कली मेटल से। अब किस रिस्पेक्टिव में ये इसे रिजेंबल करता है कि अल्कली मेटल्स जितनी भी हैं उन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस लिहाज से ये मिलता है किससे, अल्कली मेटल से, इस वजह से इसको पोजीशन दे देगी अल्कली मेटल्स के टॉप, ठीक है। दूसरी आ जाती है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली से भी ये रिजेंबल करता है, कैसे रिजेंबल करता है कि कार्बन फैमिली है जो हमारे पास ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या है, सबके आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत होती है। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको भी अपना एक हाफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हाफ की जरूरत है। इसी तरह कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हाफ है, हाफ 4 इलेक्ट्रॉन की उसको क्या है, जरूरत है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं आपस में, ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अपने ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से ये रिजेंबल करता है टू कार्बन फैमिली, ठीक है। इस तीसरे में जो रिजेंबल करता है वो आ जाती है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली से रिजेंबल करता है किस रिस्पेक्टिव में कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी अपना ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस लिहाज से भी ये रिजेंबल करता है हेलोजन से। अब ये अल्कली मेटल से भी करता है रिजेंबल, कार्बन फैमिली से भी और हेलोजन फैमिली से भी रिजेंबल करता है, लेकिन इसकी पोजीशन को इसको कहाँ पे देगी, टॉप ऑफ अल्कली मेटल। तो ये इसकी पोजीशन क्यों दी गई, ये इसको अभी तक जस्टिफाई नहीं किया जा सका। और लास्ट आ जाता है हीलियम। हीलियम जो सा है हाइड्रोजन से नेक्स्ट जो सेकंड एलिमेंट मौजूद है फर्स्ट पीरियड में वो है हीलियम। हीलियम को जो पोजीशन देगी टॉप ऑफ 18 ग्रुप, जो लास्ट हमारे पास ग्रुप है नोबल गैसेज जो कि स्टेबल है, वो पोजीशन दे देगी इसको। लेकिन क्या है, अब हमारे पास जो हीलियम है इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और इसकी अगर हम बात करें 1s2। अब एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल्स, ठीक है। हमारे पास जो पहले दो हैं ग्रुप्स, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं एस शेल में, तो उनको नाम दे दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं जो हमारे पास राइट साइड में मौजूद हैं वो सारे उनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में आते हैं। तो हीलियम से नीचे जितनी भी नोबल गैसेज हमारे पास मौजूद हैं, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये जितनी भी हैं इन सब के आउटर मोस्ट जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं 6p में आते हैं, ठीक है। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है p में कंप्लीट, जो उनसे जो लास्ट सब शेल है p है, जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया p ब्लॉक एलिमेंट्स का। लेकिन जो हीलियम है उसके आउटर मोस्ट जो उनसे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है s है। इसको होना चाहिए था s ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन इसको उन्होंने उठा के कहाँ पे रख दिया, नोबल गैसेस की टॉप पे पोजीशन दे देगी जो कि क्या है p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसकी पोजीशन को भी ऑन दिस बेसिस उसको क्या किया गया, जस्टिफाई नहीं किया जा सका।